सभी को जय हिंद, नमस्कार है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनीष शुक्ला वेलकम करता हूं आप सभी प्यारे साथियों को अपनी शानदार सी क्लास में, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कंफर्म आता है। आपके एग्जाम में यह 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाने वाला है, इसलिए अभी के अभी 6 नंबर पक्के कर लो। फिलहाल क्या करने वाले हैं, आज हम लोग दर्पण सूत्र की कहानी करने वाले हैं, यानी कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसका हम लोग काम आज करने वाले हैं। और यह आपके एग्जाम में 6 नंबर का, यह आपके एग्जाम में 6 नंबर का सवाल पूछा जाएगा और आपसे छूटना नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी और इसी डिमांड के तर्ज पे आज मुझे यह जबरन लेके आना पड़ा। तो देर किस बात की है, आइए स्टार्ट करते हैं दर्पण सूत्र की पूरी कहानी को। सबसे पहले कि यहां हम लोग करने चल रहे हैं अवतल दर्पण के हिसाब से, बिल्कुल जैसे लिखा हूं मेरे राजा जी, ऐसे ही याद कर लेना, ऐसे ही लिख देना, एग्जाम में 6 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। डन। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे साइड में, एक फिगर, ऐसा ही फिगर होना चाहिए। यह हमारा एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण का ये हमारा वक्रता केंद्र है, यहां पर हमारा फोकस है, ये हमारा ध्रुव P है। ये सारी बातें आप मेंशन करोगे। वस्तु को हमने वक्रता केंद्र से पीछे की ओर और अनंत के बीच में रखा है। यहां पर AB नाम की वस्तु है जिसका सर A है और इसका गोल B है। इसके सर से चलने वाली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, और आपको यह बात पता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह फोकस से होकर जाती है परावर्तन के बाद। दूसरी चीज, एक दूसरी किरण जो कि हम ले रहे हैं, जो इसके मुख्य अक्ष जो इसके वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह जानकारी बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए। जिस बिंदु पे ये दोनों किरणें कट रही हैं वहीं पर हमने एक लंब खींच दिया, और ये जो लंब खींचा गया यही बनने वाला प्रकाश का इस वस्तु का प्रतिबिंब है। सर, बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है? A इसका ऊपर है, इसका A' नीचे है, यानी बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा है। और इसका गोल नीचे है तो इसका गोल ऊपर है, ये B' है। तो इस प्रकार का बना हुआ प्रतिबिंब है। सबसे पहले यह फिगर आप खींचोगे, इतना काम तो कर लेना। इसके बाद क्या करें सर? इसके बाद आपको लेखनी करनी है। सर, लेखनी को जरा ध्यान से देखिएगा, जो जो आपने किया वही वही लिखो। क्या लिखा है कि माना कि यम1 यम2 एक अवतल दर्पण है, ये यम1 है, ये यम2 है, और इस नाम का ये अवतल दर्पण है। ये बात आपने लिख लिया, ठीक है सर। जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। बिल्कुल ऐसे ही लिखना, एकदम 6 नंबर की गारंटी दे देता हूं तुमको आज। आगे लिखा है, इसकी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु AB रखी है। सर, यहां पर वस्तु रखी है, जो आपने लिखा वही आपने बनाया, बात बराबर हो गई सर। आगे बढ़ते हैं। वस्तु के सिरे A से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण, ध्यान से देखो कौन सी किरण चल रही है, ध्यान से देखो कौन सी किरण चल रही है। सर, ये किरण चल रही है, ये किरण चल रही है। किस पॉइंट पे टकरा रही है? इसके यम बिंदु पर टकरा रही है। तो इस किरण का नाम हमने लिया AM। क्या लिखा, क्या लिखा मास्टर साहब? समांतर चलने वाली आपतित किरण AM दर्पण के बिंदु यम से टकराती है तथा परावर्तन के पश्चात यह किरण दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। समांतर जा रही है, फोकस से लड़के आ जाएगी, वो बात। दूसरी किरण AO नाम की लिया। ध्यान से देखो AO कहां पर है, ध्यान से देखो AO कहां पर है। ये A है, A से चलती हुई किरण इसके O बिंदु पर टकरा रही है। तो दूसरी किरण AO दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, या उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इतना काम जो आपने किया वही है। ये दोनों किरणें, ध्यान से देखो, ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A' पर एक दूसरे को काटती हैं। बिंदु A' पर
एक दूसरे को काटती हैं। इस बिंदु ए डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है। डाला गया लंब इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है। इतनी बात आपने किया, वही बात हमने उठा के लिख दिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना काम अगर आपने कर लिया तो आपका आधा हिसाब क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात इसके आगे, अब हमको इसमें काम करना है जहां से आपको दिक्कत शुरू होती है। तो सबसे पहली बात, जो जो मान हमको पता है वो लिख लेते हैं। जैसे ये पॉइंट है सी का, ये पॉइंट पी का, तो पी और सी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? सर यहां पर हमारा वस्तु रखा है, तो वस्तु की दूरी इस पोल से, इस ध्रुव से क्या होती है? सर यू होती है। ध्यान से देखते रहो अब एक एक चीज। इस पॉइंट पे जहां प्रतिबिंब बन रहा है, यहां से ध्रुव की दूरी, सर इसे भी कहते हैं, इसे भी कहते हैं। अगर मैं बात करता हूं इस एफ वाले पॉइंट से इस पोल की दूरी, सर इसे स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी कहते हैं। और वही बात हमने लिखा। अच्छा, सी से ये पूरी दूरी पोल तक क्या कहलाती है? सर वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो सारी बात हमने लिख लिया। क्या लिखा सर? ध्यान से देखिए, सही लिखा है क्या? पी बी यू के बराबर है। ये बी है, ये पी है, और पी से बी की दूरी यू है। लेकिन माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इधर का सारा वैल्यू हम लोग निगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिया माइनस का यू। दूसरी बात, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की दूरी पी बी डैश, यहां से यहां तक की दूरी जो ये है वही ये है, और ये क्या है सर? वी है, लेकिन यह भी इधर है इसलिए माइनस भी। दर्पण की वक्रता त्रिज्या पी सी, सर पी सी यहां है, पी यहां है, यहां तक की दूरी को हमने आर लिया जो कि निगेटिव है। तथा दर्पण की फोकस दूरी पी एफ, और ये भी एफ है, ये भी निगेटिव। सारी वैल्यू इधर की है, इस वजह से हम सारा वैल्यू निगेटिव 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 और निगेटिव लिए हैं। इतनी बात क्लियर है? 2-3 बार करोगे मेरे राजा जी आ जाएगा। तो ये हमने आपको दिखा दिया, ये हमने आपको दिखा दिया। अब अगली चीज आपके सामने आ रही है। हम इसी चित्र को, आपको दोबारा नहीं बनाना है, हम इसी चित्र को यहां रखे हैं ताकि हम आपको समझा सकें। क्या समझाना है सर? समझाना शुरू करो अब आप। मैंने कहा एक त्रिभुज ये है, ध्यान से देखो, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। ग्रीन कलर से बना रहा हूं। ये 2 त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज ये है, ये एक त्रिभुज ये है, और ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे से क्या है? समरूप है। लिखा है यहां पर, जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक दूसरे के क्या है? समकोणिक हैं, यानी कि समरूप है। क्या है भाई मेरे? समरूप है। ठीक है, एक जैसे रूप है इनके। रूप एक जैसे है तो उसकी एक शर्त होती है कि उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वह बराबर होता है। कौन कौन सी भुजा ली गई? ए बी भुजा इसकी, यानी कि ये वाली भुजा, तो इसकी भी ये वाली भुजा यानी ए डैश बी, है ना? तो इन दोनों भुजाओं का, यानी ये वाली भुजा का अनुपात किसके बराबर होगा? इस वाली और इस वाली भुजा के, यानी बी और सी और बी डैश सी, बी और सी और बी डैश सी के अनुपात के बराबर होता है। यह आपके गणित का एक प्रमेय है, यह आपके गणित का प्रमेय है। और वही प्रमेय यह कहता है कि इस भुजा का अनुपात इसके साथ, इस भुजा का अनुपात इसके साथ आपस में क्या होता है? बराबर होता है। वो बात यहां से हमने लिख दिया। ठीक है, अगली बात क्या कह रहा है भाई? अगली बात, इसी प्रकार त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, अब इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना। त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, यानी ये वाला त्रिभुज, कलर कर दूं क्या? कलर कर दूं क्या? ए डैश बी डैश एफ, ये वाला त्रिभुज, और इस एम पॉइंट से हमने इस पे लंब डाल दिया, तो ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है, किसी और कलर में दिखा दूं तो ये वाला जो त्रिभुज है,
ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप हैं, यानी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर होगा। वही लिखा है कि ए डैश बी डैश यफ और त्रिभुज यम यन यफ समकोणिक हैं, यानी कि समरूप हैं। ऐसी स्थिति में जो भुजा यमयन है वह भुजा ए डैश बी डैश के साथ, जो भुजा यनयफ है वह भुजा बी डैश यफ के साथ, बी डैश यफ के साथ या एफ बी डैश के साथ क्या होगी, बराबर होगी। ये हमने समीकरण बनाया एक, ये हमने समीकरण बनाया दो। इन्हीं दो समीकरण से आपका सारा खेल बन गया। अब क्या करना है सर, आप ऐसा देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखो कि जो ये वाली लाइन है, अब इसको देखो, चूंकि यह एक आयत बन रहा है, यह एक आयत बन रहा है, ठीक है, ये एक आयत बन रहा है और इस आयत में पहचान होती है आयत की कि जो इसकी ये भुजा होगी इसके इस भुजा के बराबर होती है, जो इसकी ये भुजा है वो इसकी इस भुजा के बराबर होती है। तो जहां पर ए बी है क्या हम यमयन लिख सकते हैं क्या, जहां पर ए बी है वहां पर हम यमयन लिख सकते हैं क्या, तो वही चीज मिलेगी, यमयन अपान ए डैश बी डैश बराबर यनयफ अपान सी बी डैश। अब देखो जरा, यमयन और ए बी बराबर है, यमयन और ए बी बराबर है, तो जहां यमयन है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं क्या, हमने लिख दिया, यमयन को हटाया वहां ए बी लिख दिया और नीचे ए डैश बी डैश है ये है, एन एफ अपॉन एफ बी डैश है ये है, इसको बना लिया हमने समीकरण नंबर 3, ठीक है, इसको बना लिया हमने समीकरण नंबर 3। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आपने इतना काम तो कर लिया सर, इतना काम आपने कर लिया। अब आपको एक चीज माननी है, यहां पे क्या माननी है सर, समीकरण 1 और 3 की तुलना कर दो। आप देखोगे ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 3, तो आप देखोगे कि ए बी अपान ए बी डैश, ए बी अपान ए बी डैश बराबर है सी बी अपान बी डैश के और ये बराबर है एन एफ अपान एफ बी डैश के। मैं अगर तुमसे कहूं कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये रेखा इस रेखा के समांतर है और ये रेखा इस रेखा के समांतर है, यानी सफेद वाला समांतर है हरे के, हरा वाला समांतर है गुलाबी के, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली यह भी कह सकते हो कि सफेद वाला और गुलाबी वाला भी एक दूसरे के समांतर होगा, यह भी परमेय है। तो यहां से यह बात निकल के आती है, क्या निकल के आती है माट साहब, कि जो ये है वही ये है, यानी कि जो ये होगा वो ये होगा, यानी कि ए सी बी अपान बी डैश सी एन एफ अपॉन एफ बी डैश के बराबर होगा। वही हमने लिखा, सी बी अपॉन बी डैश सी, सी बी अपॉन बी डैश सी बराबर है एन एफ अपॉन एफ बी डैश के, एन एफ अपॉन एफ बी डैश के। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। इसको हम और अच्छे से अगर चाहें आपके सामने थोड़ा सा लिखना तो आप कहेंगे हाँ सर लिख दो, अच्छा लगेगा हमें। हमने लिखा, देखो जरा ध्यान से, ये लिखा है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर है सी बी अपॉन बी डैश सी, और आपको पता है कि जो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है ये बराबर है एन एफ अपॉन एफ बी डैश के। वही मैंने कहा कि जब ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे? आप कहोगे बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल होंगे। वही लिखा है मैंने, सी बी अपॉन बी डैश सी, सी बी अपॉन बी डैश सी बराबर है एन एफ अपॉन एफ बी डैश के, बराबर है एन एफ अपॉन एफ बी डैश के। ये बन गया समीकरण नंबर 4। अब क्या कह रहा है, अब ये माना गया, माना दर्पण पर बिंदु यम ध्रुव P के बहुत समीप है, यानी ई वाला बिल्कुल इसके पास है, ऐसा अगर हम मान ले तो आपको पता होगा कि जो यम बनेगा वो P बनेगा। जब एकदम एक दूसरे के क्लोज है तो मान लिया जाता है कि दोनों एक के जगह पर है, उसके लिए तब यन और P बिंदु अत्यंत निकट होंगे, यन और P बिंदु अत्यंत निकट होंगे। उस स्थिति में जो यनयफ होगा वही जो होगा पीएफ के बराबर होगा, जो यनयफ होगा वही पीएफ के बराबर होगा। कहने का सेंस सीधा सीधा कि आपको जो ये गैप दिख रहा है ये गैप नहीं है।
ऐसी स्थिति में n और p एक ही जगह पे हैं, तो n वाली जगह पे p को रख दो या p वाली जगह पे n को रख दो। यह मान समीकरण 4 में रख दो, जहां NF है वहां पर PF रख दो, वो उठाया यहां पे रख दिया। अब क्या मिलेगा सर, CB का मान, B डैश C का मान, FB डैश का मान और PF का मान सब उठा करके आपको रखना है। कहां से रखेंगे सर, हमने यहां पर इसको बता रखा था, यहां पर हमने ये सारा मान बता रखा है पहले ही। अब हमने मान को रखा, जैसे एक दिखा देता हूं, CB को रखना है, तो CB का मान कितना है, पहले देखो C कहां है और B कहां है। सर ये बात है, इसका मान हमें निकालना है, हमें इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमें टोटल पता है कि U है, ध्यान से देखो, टोटल पता है कि U है, यहां से लेके इस पूरे यहां तक, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, U है। हमें यहां से ये दूरी पता है कि यह हमारी दूरी क्या है सर, R है। C से P की दूरी R है। जहां वस्तु बनती है, जहां वस्तु बनती है और जहां ध्रुव है उसके बीच की दूरी हमारी भी है, भी है, तो भी ये है, R ये है, सॉरी फिर से जहां पर वस्तु रखी है, जहां पर वस्तु रखी है वहां से ध्रुव की दूरी हमारी U है। तो ये हमें पता है R है, ये पता है U है। ध्यान से अब इसी चीज को यहां दिखाता हूं। हमें पता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। मैंने कहा कि हमें इस रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, मैंने इसमें से थोड़ा सा मिटा दिया यहां से। मैंने कहा कि यहां से यहां की दूरी 5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ ये दूरी कितनी हुई, तो तुम कहोगे सर 5 सेंटीमीटर। कैसे पता, इस 10 वाले में से इस 5 वाले को घटा दिया तो ये 5 बन गई। ठीक है, वैसे ही CB का मान निकालना है, तो टोटल वैल्यू PB है, PB, और इसमें से PC को घटा दिया, PC को घटा दिया, तो ये वाली वैल्यू मिली। नीचे अब इसी प्रकार B डैश C की वैल्यू निकालनी है आपको। B डैश C की वैल्यू, B डैश कहां है भैया, जरा ध्यान से देखो, ये ठीक, और B डैश C कहां है भैया, ये दूरी आपको निकालनी है। अब इस दूरी को निकालने के लिए आप गणित लगाओगे। कैसे निकालेंगे सर, सर हमको यहां से यहां की पूरी दूरी पता है R है, हमको ये पूरी दूरी पता है क्या है, R है। प्रतिबिंब यहां बन रहा है तो प्रतिबिंब से यहां की दूरी है भी। तो अगर मैं कहूं ये टोटल दूरी तुमको पता है, इतनी दूरी ये भी पता है, तो क्या ये निकाल सकते हो क्या, इतनी दूरी, क्या इतनी दूरी निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे हाँ सर निकल जाएगा। कैसे, इस टोटल में से इसको घटा देंगे। सर टोटल क्या है, PC है, में से घटाना है PA डैश को, वो बात यहां पर लिखी, सॉरी PB डैश कह लो या A डैश कह लो, दोनों बात सेम है। तो PC माइनस PB डैश, इसी प्रकार से PF डायरेक्ट है और FB डैश का मान रखा हुआ है, वैसे ही ज्ञात करके। अब इन सब को PB की जगह पे आप देखोगे क्या लिखा है, PB की जगह पे आप देखोगे क्या लिखा है, सर PB की जगह पे कहां लिखा है, PB बराबर माइनस U, तो यहां पर PB है तो PB की जगह पे माइनस U, PC का मान रखो, वहां से PB डैश का मान रखो, सारा मान रखेंगे तो आपको ये मिलेगा, सारा मान आप रखेंगे तो ये मिलेगा। इसके बाद हम जानते हैं कि जो R होता है वह 2F के बराबर है, तो जहां जहां R है वहां 2F लिख दिया मैंने। इसके बाद मैंने सॉल्व किया तो इस पूरे का गुणा इसके साथ, इस पूरे का गुणा इसके साथ कराया गया, क्योंकि आप जानते हो कहीं लिखा है 3/2 बराबर x/4 मान लो लिखा है, तो आप इसका गुणा इसमें कराते हो, इसका गुणा इसमें कराते हो, बिल्कुल वही सेट यहां पर लेना है। इसका गुणा इसमें कराओ, इसका गुणा इसमें कराओ, गुणा कराएंगे तो ये मिलेगा आपको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। ये आप सॉल्व करके देखेंगे, जैसे ही इतना करेंगे तो ये जब आपको मिल गया तो इसी में क्या करना है, इसी में क्या करना है, आपको भाग देना है। जैसे सर थोड़ा सा दे के दिखा दो, लिखा है UF प्लस FV इज इक्वल टू UV, इस पूरे में आपको UVF से भाग देना है, भाग देना है। भाग देने पर अब आप लिखोगे क्या, UF अपॉन
यूवीएफ। अगर हम पूरे समीकरण में किसी चीज से गुणा करें या भाग दें तो कोई मतलब गलत नहीं है। फिर प्लस एफ वी अपान यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी अपान यू वी एफ। अब आप देखेंगे यू एफ कट गया, एफ भी कट गया, यू भी कट गया। क्या बचा सर? यहां ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे भी बचा है तो भी, प्लस ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे u बचा है तो u इज इक्वल टू ऊपर कुछ नहीं बचा m, नीचे बचा है f। और यही तो आपको प्रूफ करना था, यही तो आपको प्रूफ करना था। ये हमने यहां पर लिख के दिखा दिया। इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। आप इसको 2 से 3 बार करेंगे। जब आप 2 से 3 बार कर लेंगे तो ये आपको पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा। आप लोगों के लिए सिर्फ अब आगे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर खूब दबा के करिए, ताकि आपके हर फ्रेंड, हर मित्र, हर दोस्त तक ये वीडियो पहुंच जाए। सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और अगली वीडियो आप कौन सी चाहते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय।